कि जिनको लगता है कि हार गया, हार के टूट जाएगा, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक टीचर का बेटा हूं, मिट्टी से निकल के आया हूं, खेती किसानी से निकल के आया हूं। मिट्टी में तो मिल सकता हूं लेकिन हार नहीं सकता, इस बात को लोग समझते। ये साल था 2022 का, 10 मार्च को रिजल्ट आया था उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के, पंजाब के चुनाव। और क्योंकि हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की थी तो हमें लग रहा था कि रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, इसलिए बड़े उत्साहित थे। और मैं खुद भी इलेक्शन लड़ा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ। मैं खुद भी गोरखपुर में जाके इलेक्शन लड़ा था। तो मुझे विश्वास था कि नाइंसाफी के खिलाफ वहां के जनता जो पीड़ित है, जो चाहती है कोई आके उनकी आवाज उठाए, वो मेरा साथ देंगे। और उम्मीद थी उत्तराखंड में भी 3 सीटें हमारी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिन पे हमें उम्मीद थी कि उन सीटों को हम जीत जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी एक मेरी और एक सिद्धार्थनगर की सीट ऐसी थी, डुमरियागंज की, जिसको हमारा विश्वास था कि हम जीत जाएंगे। रिजल्ट आया और बहुत कम वोट मिले। कोई आदमी बहुत ईमानदारी से किसी काम को करे, जैसे आप वकील साथी करते हैं, और आपका मेहनताना आपको ना मिले, कैसा महसूस होता है? जिस केस के लिए आप जी जान लगा दो और हमेशा उस केस में आप अपने आप को साबित करो, और जिस क्लाइंट के लिए, जिस भाई के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, और वो अंतिम समय पे आपका हाथ छोड़ दे, तो आपको कैसा लगता है बताइए? कैसा लगता है बताइए जोर से। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि जिनके लिए मैंने जीवन लगा दिया, और इनको ये भी नहीं पता कि मैं, अगर हमारी पार्टी, हमारा संगठन आगे बढ़ेगा, ताकत बनेगी, तो उसका फायदा भी उन्हीं को होगा। ये भी टेक्निकल बात है। तो फिर मुझे समझ आया कि बहुत भोला भाला समाज है और अभी उसको बहुत समय लगने वाला, इतनी आसानी से बात उसकी समझ में नहीं आई। तो निराशा हुई। 10 मार्च को फोन पे बात चल रही थी, लेकिन उस तरह का उत्साह नहीं था। मैं झूठ कहूं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ा, पीड़ा हुई, क्रोध भी आया कि जिनके लिए सब कुछ, मुकदमे, जेल, लाठियां, तमाम तरह की मुसीबतें सहली, उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया। 2-3 दिन गुजर गए। 15 मार्च को पार्टी का स्थापना दिवस होता है। हिमांशु जी का फोन आया कि हम दिल्ली में पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। तो हमने कहा साहब हम तो नहीं आएंगे। तो बोले साहब आपको आना पड़ेगा, आप ही चीफ गेस्ट हैं और भाई विनय जी चीफ गेस्ट हैं, तो आपको आना पड़ेगा। तो मैंने इनसे पूछा क्या करना है, तो कहा कि घर पढ़ के क्या करेंगे जब इसी काम को करना है। जब आपने प्रोफेशन चुना है तो घर पढ़ के क्या करोगे। तो तय हुआ चलेंगे, घर से हम लोग चले। और कई बार आपने सुना होगा, गाजियाबाद में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है सिपरा मॉल, उस मॉल के पास गाड़ी रोकी गई। मैं मॉल में गया, मॉल से मैंने एक कुर्ता खरीदा, वो कुर्ता मैंने पहना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और फिर मैं यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जगह का महत्व क्या होता है। मैं इसी जगह पर मुख्य अतिथि के रूप में आया, इसी जगह, यही हॉल था। 15 मार्च 2022 का दिन था। इसी तरह पूरा हॉल और ऊपर वाला सब भरा हुआ था। मैं यहाँ आया, फिर मैंने सोचा जिससे प्यार करने वाले दिल्ली में इतने लोग हैं, वो हार कैसे सकता है यार। फिर सबकी बातें रखी गई, यहीं से मन में उत्साह पैदा हुआ, और ये बस ये हो रहा था कि जल्दी से माइक मेरे हाथ में आए और मुझे अपनी बात को रखने का मौका था। और जब मेरे हाथ में माइक आया तो मैंने पहली लाइन ही कही कि जिनको लगता है कि हार गया, हार के टूट जाएगा, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक टीचर का बेटा हूं, मिट्टी से निकल के आया हूं, खेती किसानी से निकल के आया हूं,
मिट्टी में तो मिल सकता हूं लेकिन हार नहीं सकता, इस बात को लोग समझते। और यही संकल्प हुआ कि इस अपमान को सम्मान में बदलना। ये बात, ये जगह उस जगह की गवाह है, उस बात की गवाह है। और प्रिय साथियों, आज हम 2025 में हैं और मेरे बहुत सारे शानदार साथी उधर बैठे हैं जिनको मैं अपनी नज़रों से देख रहा हूँ, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाने में। और ये तय हुआ कि लोकसभा लड़नी है। मैंने कहा किसी और को लड़ा दो, तो कहा नहीं, आप ही को लड़नी है, क्योंकि जब तक पार्टी की तरफ से आप जाके वहाँ अपने स्तर से बात नहीं रखोगे तब तक लोगों तक बात नहीं जाए, क्योंकि आपकी बात को सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं। अगर इसी बात को कोई और रखेगा तो उतने लोग नहीं सुनेंगे, जिस बात को आप रखोगे उसको बहुत सारे लोग सुनेंगे। अंत उनकी मेहनत सफल हुई और अभी 4 जून बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने दिशा की कमेटी, दिशा की एक कमेटी बनती है, निगरानी कमेटी, विकास की और निगरानी की कमेटी बनती है, जिसमें लोकसभा सांसद उसके अध्यक्ष होते हैं जिलों में। तो मैंने इस बार दिशा कमेटी की मीटिंग, जिस दिन रिजल्ट आया 4 जून को, मुझे 1 साल हो जाएगा, मैंने वो दिशा कमेटी की मीटिंग बिजनौर में 4 जून की रखी है। मैं 4 जून को वहाँ जाऊँगा, क्योंकि पिछली 4 जून को मैं इस समय संघर्ष के दौर में था और ये नहीं पता था कि बंद डब्बों में क्या है। लेकिन क्योंकि जिस तरह की मेहनत की थी, और आप लीगल सेल के साथियों ने, तमाम साथियों ने वहाँ जाके मेहनत की, हर आदमी ने अपना योगदान दिया, ये विश्वास था कि इन सब की मेहनत विफल नहीं जाएगी। और लोगों की उम्मीद, माँओं का आशीर्वाद, बहनों का प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद, तमाम कमज़ोर वर्गों के दिल की इच्छा, और उस इच्छा ने एक शक्ति को जन्म दिया। और उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी का, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के दिल्ली आए। तो बाबा साहब का जो अधिवक्ताओं के बारे में विचार था, मैं उस विचार को आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अधिवक्ताओं के बारे में कई महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उनका मानना था कि अधिवक्ता समाज के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें हमेशा न्याय और समानता की रक्षा की आवाज उठानी चाहिए। न्याय और समानता, बाबा साहब का मानना था कि अधिवक्ताओं को न्याय और समानता के लिए लड़ना चाहिए और उन्हें कमजोर और शोषित लोगों की रक्षा करनी चाहिए। सामाजिक जागरूकता, बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया था। संवैधानिक नैतिकता, बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को संवैधानिक नैतिकता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि उन्हें हमेशा संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। ज्ञान, मेरा आग्रह रहेगा कि इस बात पे आप बहुत गौर से सुने। बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को ज्ञान और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र में हमेशा नवीनतम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। संघर्ष, बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को संघर्ष करने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। नवीनतम ज्ञान, अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि पूरे अधिवक्ताओं को नई तरह से जो है किताबों को टटोलना पड़ा। आईपीसी खत्म हुई और बीएनएस आ गई, सीआरपीसी खत्म हो गई, एविडेंस खत्म हो गया, और उसकी जगह पे भारतीय नाम के साथ चीजों में बदलाव किया गया। धाराओं की सूचियां बदल गई। जहां पहले 302 होती थी वो 302 में कुछ और आ गया। जहां ये 307 होती, 308 होती थी, उसमें 108(9) आ गया। तो कभी कभी जो हमारे पास भी कोई आ जाता है और वो कहता है साहब कार्रवाई तो हो नहीं रही है, तो हम उससे कहते हैं एफआईआर उठाओ। एफआईआर लेते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि अब ये ऑफेंस कौन सा है, इसमें कितने साल की सजा है, क्या इसमें गिरफ्तारी का अधिकार है या नहीं है। तो फिर उसकी जानकारी हासिल करते हैं तो अपने जो साथ पुलिस के साथी हैं उनसे कहते हैं कि भाई जरा नेट पे चेक करना कि ये आईपीसी, ये बीएनएस कौन सी आईपीसी को करती है और पूर्व में कौन सी आईपीसी थी। तो इस तरह से ये जो नवीनतम ज्ञान की बात है, मैं वकील साथियों से कहूंगा, वकालत का जो प्रोफेशन है उसकी शक्ति का जो प्रभाव है वो इस आधार पर है कि आपकी प्रैक्टिस कितने दिनों की है।
और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी शक्ति और आपका प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन उसका पैमाना जाति धर्म के आधार पर नहीं है भाइयों और बहनों। उसका पैमाना अगर है तो वो आपके ज्ञान के आधार पर है, आपके अनुभव के आधार पर है। और मैं आपको ये भी बता दूं वकील होने के नाते कि जो पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकल होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप अगर लॉ करें या आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी, आपके भाई करें, तो उनको बता दो कि लॉ भी करें वहां कॉलेज में और आके कोर्ट में प्रैक्टिस भी करें, तभी जाके चीज आगे बढ़ेगी। वरना जितना पढ़ के आएंगे और फिर जब कोर्ट में आएंगे तो आश्चर्यचकित महसूस करेंगे कि जहां जो पढ़ाया जाता था और जो यहाँ प्रैक्टिकल है, दोनों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। जीरो शुरू करना पड़ेगा। इसलिए जितने अधिवक्ता साथी मुझे मिलते हैं, मैं उन सबसे कहता हूं कि पढ़ाई करो, साथ साथ कोर्ट में प्रैक्टिस भी करो। और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, इस बात को भी जान लो। एक गुरु भी होना जरूरी है। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में अंतर, जो आप पढ़ते हैं उसको जमीन पे उतारने के लिए प्रैक्टिकली एक गुरु का होना जरूरी है। इसलिए अच्छे वकील, जो सीनियर वकील है, उनके नेतृत्व में सीखने का काम करें। जैसे हम 2 पहियों गाड़ी, 4 पहियों गाड़ी घर से चलाना सीख लेते हैं, लेकिन अक्सर उसमें जो है कभी आवश्यकता पड़ने पे ब्रेक की जगह ब्रेक की जगह रेस पे पैर रखा जाता है। इसलिए अच्छा ये है, मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको एक गुरु आपके पास होना चाहिए। और जितने वकील साथी यहाँ पहुंचे, मैं उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूं, इस अपील के साथ कि वो अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएं। क्योंकि जब आप कोर्ट में कभी भी अपनी बात को रखें तो आपकी डिबेट जो सुनी जाए तो वो सुनकर जो है लोग गौरवान्वित होने चाहिए, तभी आपकी वकालत का फायदा है। वरना जिस तरह का सिस्टम अभी है, मैंने अगर भाई यही वकील जो हैं यही जज बनते हैं, अभी तो सिस्टम ऐसा ही है, इन्हीं वकीलों में से जज बनते हैं। पहले ये न्याय के लिए लड़ते हैं, फिर ये न्याय करते हैं। इसका आधार क्या है? उसका आधार यही है कि अगर जो प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है, हालांकि कोलोजियम में तो कई आधार हैं, लेकिन फिर भी जो मेरिट को चैलेंज करता है, जैसे अभी कैंत साहब हमारे जो हैं, जो मध्य प्रदेश जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और वो अलग बात है कि वो अंतिम वाली सिचुएशन क्या बनी, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह सकता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल थे। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाई, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। नीचे से, क्योंकि एचजेएस यूपी में तो हो नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो नीचे से आदमी आता है पीसीएसजे के थ्रू, और उसको हाईकोर्ट जाने में इतना समय लगता है। इसलिए मैंने न्यायमूर्ति जी से कहा कि भाई आपका संघर्ष बहुत सारे वकीलों को प्रेरणा देगा कि इनको किस तरह काम करना चाहिए। और मैं फिर एक बार आपको ये भी बता दूं कि वकालत सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है रोजगार का, इस काले कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है। और इस काले कोर्ट में न्याय, पीड़ित और न्याय के बीच में अगर कोई न्यायमूर्तियों से, जजों से अपने ज्ञान के आधार पर, जिसके ऊपर बहुत सारे दोष लगाए गए हैं, बहुत सारे आरोप लगाए गए, उसको भी बरी करा सकता है, तो ये उसका अनुभव, उसका संघर्ष ही है। ये आसान काम नहीं है, ये बहुत शानदार काम है। बस इसको ज्ञान के साथ आगे बढ़ाना है। कई सारी मांगे मेरे सामने रखी हैं, मैं उन मांगों के लिए विश्वास दिलाता हूं कि मैं पार्लियामेंट में आप सबके सहयोग से इन मांगों को उठाने का काम करूंगा। जैसे कि आपको याद भी होगा, चाहे हापुड़ में अधिवक्ताओं पर अत्याचार हुआ हो या फिर गाजियाबाद में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई हो, वो दोनों घटनाएं जब अधिवक्ताओं के ऊपर पड़ी हुई हापुड़ की उसकी लाठियां मैं देख रहा था, गाजियाबाद वाली, तो ऐसा लग रहा था कि ये लाठियां हमारे अधिवक्ता भाइयों पे नहीं, ये हमारे ऊपर ही पड़ रही है। क्योंकि जब हम इस काले कोट को पहनते हैं और अधिवक्ताओं की बात करते हैं, तो हर एक अधिवक्ता, वो किसी जाति धर्म का हो, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारा भाई है, हमारा अपना है। उसकी लड़ाई लड़ना, उसके साथ खड़े होना, ये हमारी शक्ति भी है। और ये एक उदाहरण भी है कि इन काले कोट वालों से किसी भी तरह का विवाद करने से पहले कई बार सोचना पड़े। ये तो दिल्ली है, दिल्ली के साथियों, बिजनौर तक के साथी हमारे यहाँ आए हुए हैं,
दिल्ली में तो मैंने कई बार देखा है कि जब खाकी का और काले कोट का सामना होता है तो इमरजेंसी जैसे हालात हो जाते हैं दिल्ली। अगर ये धरना कर लें, स्ट्राइक कर लें, तो न्याय व्यवस्था पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन ऑनरेबल जजों को भी ये मांग करनी पड़ती है कि इस मामले को शूट आउट कर दो। तो बहुत बड़ी शक्ति है और हमने ये भी तय किया है कि इस शक्ति को कमजोर नहीं पड़ने देना है, इस शक्ति को और आगे बढ़ाना है। तो लीगल सेल के जो हमारे साथी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उन साथियों को भविष्य में बार काउंसलिंग के चुनाव भी लड़ने चाहिए और अपनी शक्ति भी बनानी चाहिए। और मेरी तो मांग है कि अभी क्योंकि कोलोजियम सिस्टम से हम लोग उस तरह जज नहीं बना पा रहे हैं, तो बार काउंसलिंग में भी अपनी ताकत मजबूत होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश बार काउंसलिंग में या दिल्ली बार काउंसलिंग, जहां भी बार काउंसलिंग के इलेक्शन होते हैं, हमें अपने विचार व्यवहार से अपनी शक्ति को बनाकर अपनी ताकत जो है बार काउंसलिंग में भी बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी बातों को भी सुनना पड़ता है, उनकी बातों को भी ध्यान में लाना पड़ता है, उनकी मांगों को भी आगे बढ़ाना पड़ता है। जो मांग जैसे हमारे नवनिर्वाचित सेक्रेटरी साहब ने कही कि चैम्बर की समस्या, हाँ मैं मानता हूँ चैम्बर की समस्या है, लेकिन इसका अस्थायी इलाज भी जो है वो भी ढूंढना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब हमारी बात बार काउंसलिंग के जरिए मजबूती से उठेगी और सभी बार काउंसिल ये लेटर लिख के दें कि भाई हमारे यहाँ चैम्बर की समस्या है, चैम्बर की समस्या को दूर किया जाए। क्योंकि देखो लगातार अधिवक्ता बढ़ते रहेंगे। सोचो आज 100 चैम्बर नए बना दिए, लेकिन नेक्स्ट और 100 वकील आ गए, तो कुछ मानक तय करके हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मांगे आपकी हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्दी से लागू किया जाए, इसके लिए मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठाई थी। अधिवक्ताओं के लिए राष्ट्रीय मेडिक्लेम पॉलिसी बनाई जाए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑनरेबल जो हमारे माननीय कानून मंत्री है उनको भी लेटर लिख के अधिवक्ताओं की इस मांग को रखा था कि उनकी मांग को सुना जाए। भारत के प्रत्येक न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त चैम्बर की व्यवस्था हो, अधिवक्ताओं को राजपत्रित गजेटेड अधिकारी का दर्जा दिया जाए, नए पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए निश्चित समय तक उचित भत्ते की व्यवस्था हो, नए पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त अवधि तक प्रशिक्षण की सरकार द्वारा उचित व्यवस्था की जाए, सीनियर अधिवक्ता जो प्रैक्टिस करने में असमर्थ हैं उनके लिए उचित पेंशन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए, अधिवक्ताओं के लिए भारतीय राजमार्गों पर लगे सभी प्रकार के टोल टैक्स समाप्त किए जाएं, अधिवक्ताओं के लिए सरकारी आवासीय योजनाओं में पर्याप्त कोटा लागू हो, अधिवक्ताओं के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में उचित रिजर्वेशन कोटा की व्यवस्था प्रावधान किया जाए, कोलोजियम सिस्टम के द्वारा जजों की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अधिवक्ताओं की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार की जाने वाले अधिवक्ता एसजी, एसजी, एजी, एएजी, ईटीसी की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में अधिवक्ताओं की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, माननीय न्यायालय द्वारा की जाने वाली रिसीवर, लोकल कमिश्नर एवं लीगल सर्विस अथॉरिटी इत्यादि में पर्याप्त रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, SC ST एक्ट के अंतर्गत दर्ज मुकदमों में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील की नियुक्ति शासक शिकायतकर्ता की इच्छा के अनुसार की जाने की अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए। और जब पार्लियामेंट चलेगी तो इन मांगों को जोर शोर से उठाने का काम करूंगा। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, हालांकि अधिवक्ताओं का मंच, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अंतिम व्यक्ति, क्योंकि हमने भारत की पार्लियामेंट में ये शपथ ली थी कि हम भारतीय संविधान के अनुसार विधि के अनुरूप कार्य करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ना जाति ना धर्म, जिस भी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा और जिस भी पॉलिसी से गरीब, किसान, कमजोर, महिलाएं, नौजवान लोगों की भलाई हो सकती होगी, उन सारे विषयों पे हम लोग काम करेंगे। कभी आपको निराश नहीं करेंगे। आप बुद्धिजीवी साथियों ने हम पर भरोसा दिखाया है, मैं आपका भी अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी अगर एक भी वकील साथी के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो हम लोग पूरी एडी चोटी का जोड़ लगा के उसकी ताकत बनने का काम करेंगे, उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और साथियों, अंत में एक घोषणा भी और करनी है। मैं आग्रह करूंगा कि रजनीश जी यहाँ आ जाएं और हमारे MS आर्य जी भी यहाँ आ जाएं। एक घोषणा भी हमें करनी है, ये घोषणा इंपॉर्टेंट है। और ये घोषणा ये है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य पद हेतु रजनीश गौतम जी जो हैं, जो एडवोकेट साहब हमारे सहारनपुर से हैं, आपके प्रथम वरीयता मत वन आशीर्वाद
एवं सहयोग के आकांक्षी हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथी हैं वो इस पोस्टर को अपने दिल में बसा लें। ये लक्ष्य हमारे पास है और इसी बार हमको पूरा करना है। इसी बार हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है और उसके बाद अभी हम कोशिश करेंगे कि और साथी भी आगे बढ़े इसी बार। लेकिन भविष्य में आप सब लोग कमर कस के रखो, हमें बार काउंसिलिंग के चुनाव में अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना प्रतिनिधित्व मजबूत करना है। ये बात आप अपने मन में संकल्प के तौर पे ले लो। इसलिए मैं इस पोस्टर को जो है चाहता था कि आपके सामने आ जाए, क्योंकि रजनीश भाई और उनकी टीम बहुत मेहनत कर रही है और उन्होंने निर्णय लिया। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं इसका एक सही तरह से एक पोस्टर को करवा देता हूँ। एक बार पकड़ना भाई।